बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। सबसे पहले तो मैं कुछ बात बलूचिस्तान की कर लूँ, जहाँ से मुसलसल दिलखराश ख़बरें मौसूल हो रही हैं। दिल दहला देने वाली ख़बरें, परेशान कर देने वाली ख़बरें, अफसुर्दा कर देने वाली ख़बरें। हालात ऐसा लगता है कि वहाँ पर अच्छे नहीं हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब आज वहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में अगरचे सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास भी आज हुआ, लेकिन वहाँ पर मुख्तलिफ़ मकामात पर आज धरने दिए गए। और चागी से जो ख़बरें आईं वो तो बहुत ही तशवीशनाक थीं। एक तो साने ज़ियारत के शुहदा के जो लवाहिकीन हैं, उन्होंने लाशें कोयटा के जो कोयला फाटक है वहाँ पर रखकर एहतजाज किया, और उससे जो ट्रैफिक है शहर को आने वाला वो सारा ब्लॉक हो गया था। और ये लोग मुतालबा कर, और फिर आहना उड़क में भी धरना था, जहाँ पर वाक़या पेश आया। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अमली इक़दाम का उन्होंने मुतालबा किया, यानी धरने दिए गए, और लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अमली इक़दाम उठाए जाएँ। और दूसरी तरफ DLA ने चागी के में आज उन्होंने एक थाने को नज़र आतिश कर दिया। वहाँ पर वो दंदनाते दिखाई दिए, खुलेआम फिरते दिखाई दिए, बंदूकें लहराते दिखाई दिए, और वो अपने उन विजुअल्स से वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखो चागी पर तो हमारा कब्ज़ा हो गया है और यहाँ पर हुकूमत की कोई रिट नहीं है, हमारी रिट बन गई है। तो वहाँ पर भी ये सूरत हाल हुई। तो ये चीज़ें सारी जो हैं वो परेशान कुन हैं। अब हमें हुकूमत ये बताती है, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कौम को ये आगाह किया है, इन्फॉर्मेशन दी है कौम को कि देखें मुल्क में जो होने वाली दहशतगर्दी है इसके पीछे हमारे हमसाए का हाथ है, इंडिया इसके पीछे है, फितनाल हिंदुस्तान है। अब ये फितनाल हिंदुस्तान है, ये तो हमारे इल्म में आ चुका है भाई। आपने पहले भी बताया, उससे पहले भी बताया, उससे पहले भी बताया, कई मरतबा बताया। हमारे इल्म में ये आ चुका है कि ये फितनाल हिंदुस्तान है, ये इंडिया है जो ये सारा कुछ करा रहा है। ये हमारे इल्म में आ चुका है। अब आगे क्या करना है, इंडिया को रोकना भी तो है या नहीं। आज वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे मशरकी हमसाए का हाथ है। भाई इस हाथ को काटना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। क्या हुकूमत का फ़र्ज सिर्फ इतना है कि हमें रोज़ ये बताते रहे कि भाई ये देखो ये इंडिया ने किया? भाई ये हमें भी पता है, आप हुकूमत हैं, अब इनको रोकना है। मासूमों की जानें कब तक ली जाती रहेंगी? तो बड़े ज़्यादा एग्रेशन के साथ मेरा ख्याल है कार्रवाई हुकूमत को करनी होगी। कब तक ये महज बातों से और जुमलों से कि ये तो SHO की मार है, ये दहशतगर्द तो एक SHO की मार हैं, और ये देखो इनको हम ये कर देंगे, इनके दहशतगर्दों को हाथ काट देंगे, तोड़ देंगे, ये जुमले ठीक हैं, अच्छे हैं, हम भी बोल सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, सब कह सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर दहशतगर्दों को वाकई मलियामेट करना पड़ेगा तो बात आगे बनेगी, आगे बढ़ेगी। वरना जो परेशानी है, देखें ना, ट्रेन का बंद हो जाना, रात को ट्रैफिक का बंद कर दिया जाना, और जो रोड हैं बसों का वहाँ पर ना जाना, उसके लिए औकात का मुकर्रर कर दिया जाना, ये सब चीज़ें बताती हैं कि हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो बहरहाल इस पे जितनी एग्रेशन के साथ इंडिया का जो हाथ जो बताया जाता है वो है, उसको तोड़ने के लिए जितनी एग्रेशन के साथ काम किया जाए वो ज़्यादा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। कल मैंने एक स्टोरी की थी आपके साथ नवाब शाह से, मीरपुर ख़ास से, कि मीरपुर ख़ास के एक सहाफ़ी फलक शेर साहब की मैंने आपको फैमिली की रुदात सुनाई थी कि उनके बेटे और उनकी जो सास हैं, बूढ़ी सास, 13 साला बेटा और बूढ़ी सास को बस से उतारकर एक पुलिस इंस्पेक्टर ने बस से उतारकर लापता कर दिया था, और 115 दिन हो गए। कल मैंने आपको बताया था कि 115 दिन हो गए और उनका कुछ पता नहीं है। अदालत में SSP हैदराबाद ने रिपोर्ट जमा कराई थी कि हाँ ये बात दुरुस्त है कि पुलिस एहलकारों ने उन्हें वहाँ से उतार कर लापता किया। कल हमने इस पर काफ़ी शोर शराबा किया था, मैंने ट्वीट्स भी की, कुछ दोस्तों से रिक्वेस्ट भी की कि इसको रीट्वीट कर दें, कुछ और दोस्तों से भी कहा कि आप भी प्लीज़ ट्वीट कर दें, इस इशू को उठाएँ, हाईलाइट करें, माँ रो रही है। और आज ये हुआ कि आज उस बच्चे को और उसकी दादी को, कल हमने बिलावल भुट्टो साहब से रिक्वेस्ट की थी, मुराद अली शाह साहब को झंझोड़ा था, इन सब को झंझोड़ के कहा था कि वो भी किसी माँ का बच्चा है। और क्या हुआ फिर कि आज उस बच्चे को और उसकी दादी को अदालत में पेश कर दिया गया। तो मेरी अहल खाना से बात हुई तो वो खुशी से निहाल थे और वो कह रहे थे कि जी उनका बच्चा उन्हें मिल गया, उनके भाई के सुपुर्द किया गया है, उनका बच्चा उनके भाई के सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन चलिए फैमिली के पास आ गया, माँ फैमिली के पास आ गई। लेकिन अफसोस की बात देखिए क्या हुई कि उस पे जो अदालत में बयान हल्फी भी जमा कराए गए हैं। उस बयान हल्फी में ये कहा गया है, बच्चे की तरफ से, 13 साला बच्चे का बयान हल्फी है, अंग्रेज़ी में लिखा हुआ, उसमें कहा गया कि दैट आई स्टेट दैट आई वॉज नेवर अबडक्टेड, किडनैप्ड, अनलॉफुली कन्फाइंड, डिटेन्ड और केप्ट इन इलीगल कस्टडी बाय एनी पर्सन। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मुझे किसी ने डिटेन नहीं किया, किसी ने इलीगल कस्टडी में नहीं रखा।
दैट ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड, इस दौरान में 115 दिन तक, आई रिमेन्ड विद माई मदर मिसेस, मदर मतलब दादी, मिसेस नसरीन अख्तर, एट द हाउस ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव ऑफ आवर ऑन फ्री विल एंड वॉज नेवर टेकन अवे और कन्फाइंड बाई एनीवन। मैं तो इस दौरान अपनी दादी के साथ एक करीबी अजीज के घर पर अपनी मर्जी से रहा हूं और मुझे तो किसी ने अगवा नहीं किया। तो ये उस बच्चे से बयान हल्फी लिया गया और आगे जाके वो कहते हैं कि दैट आई वॉज नेवर मिसिंग इन द लीगल सेंस एंड नो पर्सन एबडक्टेड, डिटेन्ड और रॉन्गफुली कन्फाइंड मी एट एनी टाइम। तो मुझे तो किसी ने कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी मर्जी से रूपोश हुआ था। और यही बयान हल्फी 13 साल बच्चे से भी लिया गया है और यही बयान हल्फी 70 साल बूढ़ी औरत से भी लिया गया और उनके बयान हल्फी लेकर उनके अंगूठे ऊपर लगवाए गए हैं। और लेकिन इससे कतई नज़र फैमिली खुश है कि चले हमारे प्यारे वापस तो आ गए। लेकिन आप बेहिसी देखिए कि एक तो आपने अगवा किया और फिर अब शोर शराबा करने पे बिलावल साहब को और मुराद अली शाह साहब को झंझोड़ने पर चलिए शुक्रगुजार हैं फिर भी हम बिलावल साहब के और मुराद अली शाह के कि चलिए ये बच्चा बाजियाब हो गया। लेकिन आप देखिए कि बच्चे से बयान हल्फी लिया गया है कि लिख के दो कि तुम्हें किसी ने अगवा नहीं किया था। अब बच्चे को नहीं पता नहीं बेचारे ने पढ़ा भी है या नहीं, या उसको पढ़ाया भी गया या नहीं, उसने साइन अंगूठे कर दिए हैं, अंगूठे लगवाए गए बेसिकली कि उस बच्चे ने जो है वो अपनी मर्ज़ी से की, कहीं पर छुपा हुआ था दादी के साथ। तो चलिए बहरहाल इतना ही गनीमत है। आप देखें ना हालात इस मुल्क में ये आ गए हैं कि हम इसको भी गनीमत मान रहे हैं कि ये भी गनीमत है, ना होता तो क्या होता। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा में जो कानून पर बड़ा शोर शराबा, उसके कुछ नए पहलू हमारे सामने आए हैं, वो मैं ज़रा आपके सामने शेयर कर देता हूँ। एक तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने कल फरमाया कि मेरे पास तो ये बिल पहुँचा ही नहीं, और ये उस पर तनकीद भी की कि जी इनके मामे चाचे हैं और ये जो अपने लिए बारात लेकर आ रहे हैं। तो ये जो कुंडी साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है और मेरे पास अगर ये बिल आया भी तो मैं इसको दस्तखत नहीं करूँगा। तो दिलचस्प बात यह है कि इस पर कुंडी साहब पहले ही दस्तखत कर चुके हैं। ये जो कानून बन चुका है और वेबसाइट पे अब शायद अब आ गया हो, पहले तो नहीं आया था, लेकिन बहरहाल ये जो कानून बन चुका है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो बिल है इसका नाम लिखा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पावर्स, इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस बिल 26 हैविंग बीन passed by the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa on 30th April 26 and assented to यानी कि signed by the governor of Khyber Pakhtunkhwa on 6th May 26 और is hereby published as an act। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि जी ये जो अब इस पे लिखा हुआ है पहले ही पैराग्राफ में कि ये तो गवर्नर ने दस्तखत किए हैं, जबकि गवर्नर साहब कहते हैं कि मैंने तो दस्तखत नहीं किए। हालांकि गवर्नर के पास ये इख्तियार होता है कि वो उससे डाइसेंट करके भेज दे और कहे कि जी मैं दस्तखत नहीं कर रहा, और एक ड्यू पीरियड के दौरान वो खुद ब खुद फिर कानून बन जाए, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ इस केस में गवर्नर साहब ने दस्तखत किए हुए हैं और वो कहते हैं जी मैंने तो दस्तखत ही नहीं किए। अच्छा, अब एक दिलचस्प बात मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आप सिंध का प्रिविलेजेस एक्ट देख लें, ये 1975 का प्रिविलेजेस एक्ट है, इसकी जो 10 शिक है उसमें वो कहते हैं कि फॉर ऑफिशियल पासपोर्ट फॉर सेल्फ और स्पाउस, ऑफिशियल पासपोर्ट फॉर सेल्फ एंड स्पाउस डिपेंडेंट्स अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज फॉर लाइफ सब्जेक्ट टू रूल्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि जी ये स्पाउस और उनको ये वहाँ पर सिंध में ऑलरेडी है हमेशा के लिए, एक एमपीए को और उसकी फैमिली को और 18 साल से छोटे बच्चे को जो ऑफिशियल पासपोर्ट या ब्लू पासपोर्ट है वो हमेशा फॉर लाइफ मिलता है सिंध में। पंजाब में क्या है, पंजाब को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पंजाब में 15C आप देखें प्रिविलेज एक्ट 1972 की, तो उसमें कहा गया है अ मेंबर एंड एक्स मेंबर ऑफ द असेंबली शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑफिशियल पासपोर्ट। तो मेंबर और एक्स मेंबर का क्या मतलब है, जो एक दफा मेंबर रह चुका है, यानी साबिक मेंबर का मतलब है फिर वो हमेशा के लिए फॉर लाइफ। तो वो पंजाब और वो सिंध पीपल्स पार्टी और नून लीग जिन्होंने 2 दिन में नाच के घुंघरू तोड़ दिए कि ये कैसे जी ये ब्लू पासपोर्ट ले सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा वाले, तो अब पता चला कि नून लीग की पंजाब में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, तो वहां पर 1972 और 1975 से ऑलरेडी ये चल रहा है। तो वहां पर जायज़ है, केपी में नाजायज़ है। यानी इस बिल पर तनकीद हमने भी की, लेकिन जो तनकीद कर रहे हैं कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले, उन्हें तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि भाई किस मुंह से तनकीद कर रहे हैं।
अच्छा, अब मैं आपको केपी में जो हुआ है उसकी कहानी भी सुना देता हूं। केपी में ये कैसे पास हो गया। तो केपी में देखिए, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गया था, जो काबीना से पास हुआ था, उसमें ब्लू पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट का जिक्र तो था, लेकिन उसमें फॉर लाइफ भी नहीं था और फॉर स्पाउस भी नहीं था, खाली ऑफिशियल पासपोर्ट लिखा हुआ था काबीना में। ये मैं आपको दिखा भी रहा हूं। तो ऑफिशियल पासपोर्ट लिखा हुआ था। बाद में ये अमेंडमेंट लेकर आए अहमद कुंडी साहब, जो पीपल्स पार्टी के हैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला है, मैंने इसकी मजीद चेक किया, मैंने इधर उधर फोन घुमाए कि ये कैसे हो गया। फिर जब काबीना से खाली ऑफिशियल पासपोर्ट लिखा था तो ये कैसे हो गया। तो पता चला कि ये कारस्तानी तो असल में बाबर सवाती साहब की है। ये बाबर सवाती साहब ने अहमद कुंडी साहब के साथ गिटमिट करके और ये करवाया। तो बाबर सवाती साहब जो हमें जब पहले दिन से आकर लगे हुए हैं, कभी अपने लिए मराद का बिल लेकर आते हैं, कभी वो लेकर आते हैं कि जी मेरी फॉर लाइफ 6 मुलाजिम होंगे स्पीकर के, साबिक स्पीकर के। क्यों भाई, कोई एहसान कर रहे हैं आप इस कौम के ऊपर, आप साबिक स्पीकर हो जाएंगे जब स्पीकर बन के चले जाएंगे। वो रोका, उस पर हमने शोर शराबा किया, उस पर जब मीडिया में बात आ गई तो वो कहीं और से लेकर आ गए। तो ये स्पीकर साहब जो हैं, ये उनकी कारस्तानी, बाबर सवाती साहब की कारस्तानी है, जो मेरे मालूमात हासिल की कि ये अहमद कुंडी साहब के साथ मिलकर तो दरअसल बाबर सवाती साहब ने कहानी डाली है और उनकी वहाँ पर ये सारा गेम हुआ। असल में तो उस डॉक्यूमेंट में खाली ऑफिशियल पासपोर्ट लिखा हुआ था जो काबीना से पास हुआ था। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। आगे देखिए, मैं पंजाब का भी जिक्र कर रहा था कि दूसरों पर तनकीद करते हैं, खुद क्या सूरत हाल है। पंजाब में तो वैसे मैं आपको बताऊं डिक्टेटरशिप कायम है। पंजाब में डिक्टेटरशिप है और वहां पर तो जो ब्यूरोक्रेसी है, सेक्रेटरीज हैं, वो भी डिक्टेटर हो गए। अब एक ताज़ा वाकया मैं आपको सुना देता हूँ। हुआ ये है कि पंजाब में जो हॉस्पिटल, जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उनका नाम है गालिबन अजमत महमूद, सेक्रेटरी हेल्थ हैं ये। पिछले दिनों क्या हुआ कि निश्तर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, एमएस डॉक्टर राव अमजद अली खान, जो निश्तर हॉस्पिटल के एमएस हैं, उनको उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उनको अपना वेस्कुलर जो सर्जन है उनसे अपॉइंटमेंट लेकर चेकअप करवाना था। तो वेस्कुलर सर्जन जो है उनसे उन्होंने इस्लामाबाद में टाइम लिया कि उनको मुल्तान में कोई अच्छे वेस्कुलर सर्जन अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने इस्लामाबाद आने के लिए 3 दिन की छुट्टी अप्लाई की। जाहिर है 3 दिन की छुट्टी उनको मिल गई। 3 दिन की छुट्टी लेकर डॉक्टर राव अमजद अली खान जो हैं ये इस्लामाबाद आ गए। अब ये इस्लामाबाद आकर उन्होंने अपना चेकअप करवाने के लिए वहाँ पर थे, तो इस दौरान उनको कॉल की जाती है कि आप जूम मीटिंग में ज्वाइन करें। उन्होंने कहा कि जी मैं छुट्टी पर हूँ और मेरा चेकअप हो रहा है और मैं चेकअप के लिए आया हूँ। इस बात का सेक्रेटरी हेल्थ अजमत महमूद साहब ने इतना बुरा माना कि उन्होंने उनको उनके ओहदे से ही सुबुकतोश कर दिया। नाराज हो गए कि आपको, जब सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जूम मीटिंग ज्वाइन करें तो आपको हॉस्पिटल से भी ज्वाइन करनी चाहिए थी, और अब नहीं ज्वाइन की तो चलें आपको आपके ओहदे से हटा दिया जाता है, सुबुकदोश कर दिया जाता है। तो एक एमएस को, यानी कभी मरियम नवाज घुस के हॉस्पिटल में कहती हैं आपके खिलाफ पर्चा करा दूंगी, कभी कुछ कहीं पर जाकर वो एक्शन ले लेती हैं एमएस के खिलाफ। अगरचे अस्पतालों में मसाइल हैं, लेकिन ये वाले केस में तो सेक्रेटरी हेल्थ ने एक एमएस को महज इसलिए हटा दिया कि उन्होंने उनके कहने पर जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं की जबकि वो छुट्टी पर थे। तो इस तरह से जब देखते हैं ना, सेक्रेटरीज देखते हैं कि हमारी हुकूमत ही डिक्टेटर है, तो फिर हम क्यों ना डिक्टेटर बने। तो ये छोटे छोटे डिक्टेटर बन के जो है ना वो ये पंजाब में फिर रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब को जी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया। क्यों भाई, सुहेल आफरीदी साहब क्या कह रहे हैं आपको? वो तो बेचारे कुछ कह ही नहीं रहे। वो तो ना एहतजाज कर रहे हैं, ना आपको परेशान कर रहे हैं, ना कोई जलसा कर रहे हैं, ना जुलूस कर रहे हैं, ना किसी को कोई तंग कर रहे हैं, ना सड़क ब्लॉक कर रहे हैं, ना इस्लामाबाद आ रहे हैं, ना कोई स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं। क्यों आप उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं? वो खुदा का खौफ का है। रोज़ उनके वारंट गिरफ्तारी निकाल देते हैं, सुहेल आफरीदी साहब के गिरफ्तार करके पेश करो। भाई सुहेल आफरीदी कह क्या रहा है आपको? उस पर तो बेचारे पर तनकीद ही हो रही है सुहेल आफरीदी पे कि वो अली मीन गंडापुर तो फिर भी 2-4 दफ़ा इस्लामाबाद आ गए थे, ये तो बिल्कुल नहीं आ रहे। तो सुहेल आफरीदी साहब पर तो तनकीद ही हो रही है और आजकल तो खूब लत्ते लिए जा रहे हैं उनके कि इन्होंने बहुत मायूस किया है, बहुत मायूस किया है। तो अब अजीब बात है कि सुहेल आफरीदी से उनकी पार्टी भी नाखुश है और हुकूमत भी नाखुश है, और वो कह रहे हैं कि जी इनको गिरफ्तार करके, अदालतें भी कह रही हैं कि इनको गिरफ्तार करके पेश करो। तो सुहेल आफरीदी साहब आजकल बहुत तनकीद की जद में हैं। उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आपने कुछ नहीं किया इमरान खान की रिहाई के लिए। अब जाहिर है उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा है कि उनके खिलाफ पूरी सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है, लेकिन क्या उनके पास ऑप्शंस महदूद हैं?
ये बहरहाल एक देखने की बात है, क्योंकि उधर अचकज़ई साहब से भी पीटीआई नाराज़ है। पीटीआई के लोग अचकज़ई साहब से नाराज़ हैं। मैंने आपको पिछले दिनों खबर दी थी, आपको याद होगा, एक्सक्लूसिव थी मेरी ये खबर, कि महमूद अचकज़ई साहब जो हैं उन्होंने ये कदगन लगा दी कि अगर स्पीकर ऑफिस में मिलूंगा तो फिर स्पीकर साहब नहीं होंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मैं अचकज़ई साहब ये अब ना करने वाली बातें तो ना करें। तो मुलाकात के लिए वो हामी नहीं भर रहे। भाई नहीं मुलाकात करनी तो ऑफिशियली स्टेट कर देना कि हमने मिलना ही नहीं है, हमने आपसे मुलाकात ही नहीं करनी है। जब आप कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो जब बुलाया जाता है, जब कहा जाता है कि आए बैठते हैं, तो आप बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो महमूद अचकज़ई साहब पर पीटीआई का दबाव यह है कि आप भाई मुलाकात तो करें। अब हुकूमत ने कहा था कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन रूम है और वो कमेटी रूम है उसके अंदर बैठ जाते हैं। चले आपको स्पीकर ऑफिस में एतराज़ है, या आपको शहबाज शरीफ के घर या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिलने में एतराज़ है, या राना सनाउल्लाह के घर मिलने पर एतराज़ है, तो यहाँ बैठ जाते हैं। उसका भी उन्होंने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। तो महमूद अचकज़ई साहब से उनकी पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी तो नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे नाराज़ है। उनके काफ़ी नाला हैं लोग और उनके ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं, दबाव नाराज़गी की सूरत में बढ़ा रहे हैं कि जी आप ज़्यादती कर रहे हैं। अब आपको कम अज़ कम इमरान खान के ख़िलाफ़ आपने अगर एहतजाज का फ़ैसला नहीं करना तो फिर बातचीत कर लें, क्योंकि इमरान खान ने बातचीत करने या एहतजाज करने इनका फ़ैसला महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास पर छोड़ा हुआ है। लेकिन ना अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो कुछ हरकत दिखा रहे हैं, ना महमूद अचकज़ई साहब दिखा रहे हैं, और ना ये एहतजाज का फ़ैसला कर रहे हैं, ना ही ये बातचीत का फैसला कर रहे हैं। तो कुछ तो करें ना भाई। तो पीटीआई के लोगों का ये शिकवा तो उनसे बजाय कि कुछ तो करें, हमारे हाथ पांव भी बांधे, वो खुद भी कुछ नहीं कर रहे। आखिर में मैं आपको बता दूं कि जितनी मराहत आजकल मराहत की चूंकि बहुत बात हो रही है, तो मराहत हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए, सरकारी अफसरों के लिए, और हुकूमत के लिए, वज़रा के लिए, MNAs के लिए, MPs के लिए। आप सुन लीजिए कि इस्लामाबाद में पुलिस अफसरों के लिए डिप्लोमेटिक एनक्लेव में रिहाइशगाहें तामीर करने का फैसला किया गया। इस्लामाबाद का सबसे महंगा एरिया है वो डिप्लोमेटिक एनक्लेव। डिप्लोमेटिक एनक्लेव एक क्लोज्ड डोर, एक यानी वो बाउंड्री वॉल्ड एक एरिया जहाँ पर एम्बेसीज हैं सारे मुल्कों की, उसके अंदर पुलिस एहलकारों की, पुलिस अफसरान की रिहाइशगाहें तामीर करने का फैसला हुआ है। तामीर पर 1 अरब 35 करोड़ 16 लाख रुपए लागत आएगी। CDA ने 16 जुलाई तक टेंडर तलब कर लिए हैं। ये प्रोजेक्ट 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। CDA ने इन रिहाइशगाहों की तामीर के लिए प्लॉट अलॉट भी कर दिए हैं। IG पुलिस और DIG के लिए 2 अलग-अलग रिहाइशगाहें बनाई जाएंगी, और बाकी जो अफसरान हैं उनके लिए 6 मंजिला वो जो अपार्टमेंट्स हैं वो तामीर किए जाएंगे, और 6 मंजिला वो 20 अपार्टमेंट्स होंगे। वहाँ पर इन अपार्टमेंट्स की तादाद 20 होगी, 20 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, और ये पुलिस अफसरान और जो DIG हैं और IG हैं पुलिस, ये वहाँ पर डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर रहा करेंगे। दूसरी खबर इसी हवाले से यह है कि नया DC रावलपिंडी कॉम्प्लेक्स जो है उसकी लागत 300 मिलियन से बढ़कर अब 550 मिलियन हो गई है। अब ये एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने, राहत मुनीर साहब ने खबर फाइल की हुई है कि रावलपिंडी में नए DC कॉम्प्लेक्स की 300 मिलियन रुपए से शुरू होने वाली लागत 550 मिलियन रुपए के लगभग हो गई है। नया DC कॉम्प्लेक्स साबिक सेक्रेटरी RT ऑफिस की जगह पर बनाया गया है। 5 कनाल पर मुहित नया DC कॉम्प्लेक्स बगैर पब्लिक पार्किंग के बनाया गया, और वगैरह वगैरह, उसकी तफसीलात भी बताई गई। तो भाई आवाम के लिए कुछ नहीं है, हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन और अफसरान और ब्यूरोक्रेसी, इन सब के लिए मराहत के ढेर लगाए जा रहे हैं। अगरचे ये एक, बावजूद इसके कि ये एक गरीब कौम है और इसके ऊपर कर्ज़ों की बहुतात है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।